Hello everyone. Today we will discuss fuel principle of management. We already discussed scientific management of principle. Now we will discuss 14 principle of management that is given by fuel. So first of all we will do introductory part. First of all फ्यूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जो फ्यूल थे ये फ्रेंच मैनेजमेंट थियरीज थे एंड ही गेव 14 प्रिंसिपल। 1917 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल जनरेट एक बुक पब्लिश की थी जो कि इंग्लिश में 1949 में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से पब्लिश हुई थी। ये आप लर्न कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं, टेलर को। और इसके अलावा जो फ्यूल के प्रिंसिपल है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको नाम पता होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि आपको पता होगा डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स वर्क को डिवाइड करना। तो इसमें आपको ये देखना है कि जब वर्क को डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को डिवाइड करोगे और जो ट्रेन स्पेशलिस्ट हैं वो उस वर्क को हैंडल करेंगे। इट मीन्स जो कंपिटेंट है उस वर्क को कर सकते हैं। तो इसमें जब वो बार बार उस वर्क को करेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसमें भी वही है, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और जब किसी वर्क में स्पेशलाइजेशन होता है तो एफिशिएंट और इफेक्टिव वे उसका फाइनली ड्राइव हो ही जाता है कि मतलब वो उस वर्क को वो कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट पे कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें कहा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं, परचेज का, सेल का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, वो इसीलिए ड्राइव किए जाते हैं ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें भी मैंने वही पॉइंट्स बनाए हैं ताकि इजीली आप इसको, आपको पूरे पूरे पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े, आप इसके इन पॉइंट्स के थ्रू एक पैराग्राफ इजीली ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू गिव ऑर्डर। राइट टू गिव ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर दो तरह से होता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके साथ साथ चलती है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो क्या रिजल्ट होता है किसका, अथॉरिटी का। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि इसके साथ साथ चलती है। ड्राइव ही अथॉरिटी से होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी पर्सन पे अथॉरिटी होगी तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि उसको ये वर्क करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने हर एक में छोटे छोटे एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, आप देख लेना। जैसे एक मैनेजर है और एक कंपनी है, कोई भी सेल मैनेजर है, जैसे सेल मैनेजर ने किसी कंपनी से डील किया और कंपनी ने कहा कि मेरे को 60 डेज क्रेडिट पीरियड चाहिए, पर मैनेजर जो है वो एग्री करता है 40 पे, पर दोनों की डीलिंग के बाद ही 60 डेज फाइनल हो जाता है। बट जब सेल मैनेजर कंपनी में बात करता है तो कंपनी वाले कहते हैं कि हम सिर्फ 40 डेज का क्रेडिट पीरियड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अथॉरिटी जो थी वो क्या होगी, मिसमैच होगी। अब वहाँ 60 का प्रॉमिस और यहाँ पे सिर्फ उसने 40 का बोला है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भी जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे चलती हैं। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा उसके लिए। बट इन केस मैनेजर किसी को 100 डेज का टाइम दे देता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं था, वो तो सिर्फ 60 डेज का क्रेडिट पीरियड मांग रहे थे। तो इससे पता लगता है कि भाई आपको यहाँ पे फिर सबॉर्डिनेट क्या करेगा, जिसने भी वो वर्क किया होगा उसके लिए उसको पनिश करेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो और रिजल्ट में जो अथॉरिटी का रिजल्ट होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस काम के लिए लाइबल भी होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम सिंपल से मीनिंग में समझेंगे। जैसे स्कूल्स में आप रूल फॉलो करते थे तो वो डिसिप्लिन होता है कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ये ड्रेस डालनी है आपको, और ड्रेस आपकी क्लीन होनी चाहिए, टाई बेल्ट होनी चाहिए। तो ये नॉर्मली ये था। तो वैसे ही था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, और जो गुड्स सुपीरियर्स होते हैं, हाँ, इसके लिए क्या है, सुपीरियर्स होने चाहिए हर लेवल पे। इट मीन्स टॉप लेवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो वहाँ पे जो आपके सुपीरियर होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, क्लियर और फेयर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स भी आपके फेयर होने चाहिए। जैसे इसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन है। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन में डिसाइड हुआ है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट को कुछ गोल अचीव करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट और ये प्रॉमिस करती है कि अगर वो टाइम पे गोल अचीव कर लेती है, वर्कर्स अच्छा काम करते हैं, तो वो उनको बदले में, मतलब एज अ उन्होंने अच्छा काम किया तो उसके बदले उनको या तो बोनस दिया जाएगा या उनकी वेजेस इंक्रीज करी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। तो ये डिसिप्लिन को फॉलो करता है कि अगर आप जो कोई रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ड्राइव होंगे। नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड बड़ा सिंपल है, बट आपको क्वेश्चन में यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है कई बारी।
तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसमें बोल रखा है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस डिसीजन वो दे, इंस्ट्रक्शंस दे, कमांड दे। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है उसको तीन साइड से बॉस ऑर्डर दे रहा है और आप सेम टाइम पे तीनों बॉस के ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, आपको एक ही बॉस ऑर्डर देगा। जैसे इसमें एम्प्लॉयर सुपीरियर में लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, डुअल सबॉर्डिनेशन। डुअल सबॉर्डिनेशन का मतलब दो बॉस आपको इसमें अवॉइड करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेल पर्सन है, उसको आपने कहा कि आप डिस्काउंट दे सकते हो, मार्केटिंग कह रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, आप सिर्फ 5% दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्लैश हो जाएगा, क्योंकि आपको दो ऑर्डर मिल रहे हैं। अब सेल पर्सन ही डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको कितना डिस्काउंट देना है, वो फाइनेंस मैनेजमेंट की बात सुने या फिर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात सुने। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को लेके मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, सेल पर्सन डिस्काउंट, ही आपको रिमेंबर रहेगा। इसको आप शॉर्ट नोट में बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला है कि सभी को अपने गोल्स नहीं लेके चलने हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे उसने कहा कोई यूनिट है, दो यूनिट्स हैं किसी डिपार्टमेंट में, दो यूनिट्स चल रही हैं, और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, एक है मोटरसाइकिल कार की और एक है कार की, मोटरसाइकिल की और एक कार की। अगर दो डिपार्टमेंट हैं तो दो डिपार्टमेंट्स का अलग अलग होगा, अलग अलग सुपीरियर्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग चलेगी। ठीक है, 6 प्रिंसिपल दी सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ, तो इसमें ये बोला है कि जो मैनेजमेंट है या वर्कर है, उनका क्या होता है, हर इंडिविजुअल वर्कर का क्या होता है, अपने अपने गोल होते हैं सबके, बट आपको क्या चलना है, आपको अगर हर पर्सन इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखेगा तो काम नहीं होगा। आपको क्या चलना है, जनरल इंटरेस्ट जो सबके फेवर में हो। इट मीन्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं या जो इंटरेस्ट है उसको देख के आप चलोगे। जैसे मैनेजमेंट और वर्कर हैं, वर्कर इंडिविजुअल बैकग्राउंड से हैं सारे, तो मैनेजमेंट को इस तरह लेके चलना पड़ेगा कि किसी का भी ना तो हार्म हो और ना ही किसी सिंगल पर्सन का बेनिफिट ज़्यादा हो। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आप कहाँ के लेके जाओगे, इनको जनरल इंटरेस्ट की तरफ लेके चलोगे। और जैसा कि मैंने बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों में डिफरेंस आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड में एक ऑर्डर चलेगा, एक बॉस देगा आपको एक ऑर्डर, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव को लेके चलोगे आप। ठीक है, जो सेम ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपको सेम वर्क की तरफ चलना है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अलग अलग अपना डिसाइड कर रहे हैं। इफेक्ट इसमें इंडिविजुअल इंप्लॉय पे इम्पैक्ट बढ़ता है, क्योंकि एक सिंगल इंप्लॉय को दो बॉस डिसीजन देते हैं, बट इसमें पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट बढ़ता है। इसमें क्या होता है, डुअल सबॉर्डिनेट होते हैं। डुअल सबॉर्डिनेट को इसमें क्या है, जो डुअल सबॉर्डिनेट है उसको आपको वो करना है, अवॉइड करना है। सिंगल सबॉर्डिनेट डिसीजन देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हाँ, इसमें आप एग्जांपल यही वाला ले सकते हो कि जैसे एक फर्म है और वो दो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के चला रही है, मोटर कार की और कार की, मोटरसाइकिल की और कार की, तो उसमें वो डिसाइड करेंगे कि दोनों का अलग अलग हो, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड 7th इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें बोला है कि एम्प्लॉयज़ को जो रेम्यूनरेशन दिया जाए, फेयर कंपनसेशन होना चाहिए, एम्प्लॉय के उससे भी, ऑर्गेनाइजेशन से भी। एम्प्लॉय से तो आप समझ गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑर्गेनाइजेशन से कैसे, कि जो आप डिसाइड कर रहे हो रेम्यूनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उसको देने की। आप इतना रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो नहीं चलेगा। और आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और जिससे क्या होगा, अगर आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी है, एक फेयर एंड इक्विटेबल आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो उससे रिलेशनशिप दोनों के, एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के अच्छे होंगे। अब हमारे 7 प्रिंसिपल हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 7 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।